क्या आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे पास स्पेस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है हमारी खुद की धरती से। समुद्र के नीचे ऐसी भी कुछ जगहें होती हैं जहां का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। जी हाँ, अब आप पूछेंगे ये जगहें कहाँ होती हैं? जैसे जैसे समुद्र में नीचे जाते हैं लाइट इंटेंसिटी कम होती जाती है। हेडल जोन में तो ये इतनी कम हो जाती है कि वहां पे जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो इवॉल्व भी इस तरह हुए हैं कि उनको लाइट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आइरनी की बात है कि हम लोग मार्स की सरफेस के बारे में ज्यादा जानते हैं अपनी खुद की धरती के ओशन फ्लोर से। तो आइए इसे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे पास स्पेस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है हमारी खुद की धरती से। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो हम लोग ने दूर दूर की गैलेक्सीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, जैसे कि उनका डायमीटर कितना है, वो कहाँ है, कितनी दूर है, ये सब इंफॉर्मेशन। और दूसरी तरफ जो ओशंस हैं या फिर जो डीप सी हैं वो आज तक एक मिस्ट्री बने हुए हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से आज तक हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% ही उनका पार्ट मैप किया है। मतलब आज के दिन तक 90 to 95% उनका पार्ट अनडिस्कवर्ड है। अगर आपको ये इमेज याद हो, 2013 में पब्लिश हुई थी ESA के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये जो पिक्चर है इसमें जो ये रेड और ब्लू एरिया है वो टेम्परेचर बताता है। ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसी की वजह से हम लोग स्पेस कितना पुराना है, ये हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए थे। ये प्लैंक सैटेलाइट के द्वारा ली गई थी जो कि माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करके ये पिक्चर लेती थी, इसलिए आप ये ब्लू और रेड कलर देख सकते हैं। अब ये सब सुनकर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि जो डिस्टेंट गैलेक्सीज और स्टार्स हैं उनके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उनसे भी ज़्यादा जो हमारी धरती पर मौजूद है समुद्र, जबकि ये जो प्लैनेट्स और ये जो डिस्टेंट गैलेक्सी स्टार्स ये सब जो हैं ये तो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे दूर हैं धरती से। और जो डीपेस्ट पॉइंट भी है जो समुद्र का, मरियाना ट्रेंच, वो ओनली 11 किलोमीटर्स डीप है। तो आइए इसे समझते हैं। इसके पीछे 5 मेन कारण बताए जाते हैं और मुझे लगता है कि इनमें से पहला कारण आप में से कई लोग गैस कर चुके होंगे, वो होता है एक्सट्रीम प्रेशर। जैसे जैसे समुद्र में नीचे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है और ये 110 मेगापास्कल्स तक भी जा सकता है, जो कि इतना ही हुआ कि आप 1 स्क्वायर मीटर के एरिया पे 2000 हाथियों को खड़ा कर दीजिए, तो सोचिए कितना हुआ। ऑल्दो इसके लिए स्पेशली डिजाइन व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि एक आपको अगर ये याद हो टाइटन सबमर्सिबल, जो कि ओपन गेट के द्वारा चलाई जाती थी। ये कंपनी है जो कि टाइटैनिक शिप का रैकेज दिखाती थी। ये टूरिस्ट को लेके गई थी टाइटैनिक रैकेज तक और तभी ये इम्प्लोड हो गई थी। यहाँ पे इम्प्लोड और एक्सप्लोड के बीच का फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि इम्प्लोड तब होता है जब बाहर से इतना प्रेशर हो और तब वो अंदर की तरफ इम्प्लोड हो जाए, और एक्सप्लोड का मतलब होता है जब अंदर से इतना प्रेशर हो और बाहर की तरफ कम प्रेशर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब वो बाहर की तरफ एक्सप्लोड हो जाए। दूसरा कारण आता है यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी का। जैसे जैसे समुद्र में नीचे जाते हैं लाइट इंटेंसिटी कम होती जाती है। हेडल जोन में तो ये इतनी कम हो जाती है कि वहां पे जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो इवॉल्व भी इस तरह हुए हैं कि उनको लाइट की जरूरत ही नहीं है। और अगर हमने अपने एक्सपीडिशन व्हीकल्स वहां पे भेजे भी रिसर्च करने के लिए, तो वो वहां की मरीन लाइफ को डरा सकते हैं। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि जहां सूरज की रोशनी समुद्र के पानी के ऊपर पड़ती है वहां के पानी का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, लेकिन जहां से सूरज की रोशनी पानी के अंदर नहीं पहुंच पाती वहां के पानी का टेम्परेचर काफी ठंडा हो जाता है। उसका एवरेज टेम्परेचर 2 से लेकर 4 डिग्री तक हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं समुद्र के नीचे ऐसी भी कुछ जगहें होती हैं जहां का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। जी हाँ, अब आप पूछेंगे ये जगहें कहाँ होती हैं? ये जगहें हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास मौजूद होती हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स वो होते हैं जहां से टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्ज होती हैं, मतलब कि एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो वो जो मोल्टन मैग्मा होता है उसकी वजह से पानी का टेम्परेचर इतना गर्म हो जाता है। और अगर हम अपने एक्सपीडिशन व्हीकल्स वहां भेजते भी हैं तो वो इतने टेम्परेचर चेंज की वजह से ठंडा कभी गर्म, उसकी वजह से उस पर क्रैक्स आ जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मेटल ठंडे में कॉन्ट्रैक्ट होता है और गर्म में एक्सपैंड। तो अगर इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन होगा मेटल का तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे और इतने इंटेंस प्रेशर के नीचे वो कुचल के इम्प्लोड हो जाएगा। लेकिन अब आप पूछेंगे कि जरूरत ही क्या है कि हम लोग अपने एक्सपीडिशन व्हीकल्स इतने पानी के नीचे भेजें।
ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि रेडियो वेव्स का ही इस्तेमाल करके, जैसे वो पूरे ऑब्जर्वेबल स्पेस की हम लोगों ने इमेज निकाली प्लैंक सैटेलाइट के इस्तेमाल करके, ऐसा ही डीप सी के साथ क्यों नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है कि रेडियो वेव्स पानी में इतने अच्छे से ट्रैवल नहीं करती, और जो एकॉस्टिक सिग्नल्स हैं जैसे कि साउंड वेव्स हो गई, साउंड वेव्स बहुत ही लो क्वालिटी की होती हैं और उनसे इतना अच्छा डेटा नहीं निकल सकता। और पांचवा कारण आता है लैक ऑफ फंडिंग एंड इंटरेस्ट, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट डीप सी में इतना है नहीं और स्पेस एक्सप्लोरेशन में ज़्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट्स भी स्पेस एक्सप्लोरेशन को ज़्यादा फंडिंग देती है। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ आयरनी की बात है कि हम लोग मार्स की सरफेस के बारे में ज़्यादा जानते हैं अपनी खुद की धरती के ओशन फ्लोर से। अब आप ही बताइए कि क्या फ़ायदा कि हम लोग एक ऐसे प्लेनेट पर रहने की सोचें जो पहले से इनहैबिटेबल है। अगर चलिए मान लेते हैं कल को वहाँ पे पानी मिल भी जाता है, तो क्या हम लोग ये बायोडाइवर्सिटी वापस से ला पाएंगे वहाँ पे? क्या ये जो फूल पौधे चिड़ियाएँ और ये जो फूड चेन है, हम लोग वापस वहाँ पे ये सब बना पाएंगे? अब आप लोग में से कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे, तो क्या मैं स्पेस रिसर्च के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेस रिसर्च मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है, लेकिन मैं बस यहाँ पे इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमें स्पेस को समझने से पहले अपनी धरती को अच्छे से समझना होगा, ओशन करंट्स को अच्छे से समझना होगा, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज जैसी खतरनाक समस्याओं का भी सामना कर सकें। अच्छा चलिए, अब डीप सी के टॉपिक पे वापस आएं, तो डीप सी में इतनी रिसर्च तो नहीं होती, बट अगर कुछ लोगों को अपना फायदा वहां पे दिखने लग जाए तो वो 2 सेकंड में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। नहीं, डीप सी रिसर्च में नहीं, डीप सी माइनिंग में। डीप सी माइनिंग एक ऐसी चीज है जो आज तक नहीं करी गई है, लेकिन कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं कि वो उन्हें ये परमिशन दे दें, ऑल्दो ISA ने आज तक ये परमिशन किसी भी कंट्री को नहीं दी है। और अगर ये डीप सी माइनिंग होती है तो हमें एक लार्ज स्केल लेवल पे मास एक्सटिंक्शन होता हुआ दिखेगा इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अराउंड, जो कि लाखों डीप सी क्रीचर्स की जान ले लेगा। ये डीप सी माइनिंग मशीन्स अगर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अराउंड माइन करती हैं तो इतनी CO2 रिलीज होगी कि ग्लोबल वार्मिंग को ये और तेजी से एक्सेलरेट कर देगी, क्योंकि ये जो सी बेड है इसमें बहुत सारी CO2 जमा है, और जब ये मशीन्स इसको माइन करेंगी ये CO2 रिलीज होगी और ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे कौन लोग हैं जो ये सब जानने के बाद भी डीप सी माइनिंग जैसी खतरनाक चीज करना चाहते हैं? यहाँ पे मैं सीधे कहना चाहूँगा, ये कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे, जो अपने फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश करते हैं ये कह के कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में से भी विड्रू कर लेते हैं। सुनिए जरा। I terminated the ridiculous Green New Scam. I withdrew from the unfair Paris Climate Accord. लेकिन इससे पहले कि डीप सी माइनिंग स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे आपके पास एक चांस है डीप सी माइनिंग को रोकने का। आप इस ग्रीन पीस की वेबसाइट पे इस पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। ग्रीन पीस एक ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पीसफुली धरती के इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कैंपेन्स निकालती हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ओवरफिशिंग, डिफॉरेस्टेशन और अब डीप सी माइनिंग भी। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे पहले से ही 30 लाख से ज़्यादा लोग इस पिटीशन को फाइल कर चुके हैं। यहाँ पे मेरा भी एक इनमें से नाम है। अगर आप इस डीप सी माइनिंग को रोकना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अगर ये डीप सी माइनिंग करने दी जाती है तो ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स में करी जाएगी, क्योंकि इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के नीचे बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर मौजूद है। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या रिसर्च करना भी डीप सी में ठीक है? क्योंकि उसमें भी तो हम लोग अपने बड़े बड़े एक्सपीडिशन व्हीकल्स लेके जा रहे हैं। क्या वो भी डीप सी माइनिंग की तरह ही नहीं हुआ? उसमें भी तो इकोसिस्टम हार्म हो सकता है। आप इसका जवाब कमेंट्स में लिख के बताइए। यहाँ पे जवाब है नहीं, डीप सी रिसर्च डीप सी माइनिंग जितनी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि डीप सी रिसर्च बहुत ही सेफ है। क्योंकि देखिए, दोनों में ही अलग अलग इंटेंशन और पर्पस है। जब आप डीप सी रिसर्च करते हैं तब क्या है, तब आपका इंटेंशन क्लाइमेट चेंज, जियोलॉजी और वहाँ के इकोसिस्टम को अच्छे से समझना है। और जब डीप सी माइनिंग कर रहे हैं तब एक ग्रीड है उन मेटल्स को पाने की, भले चाहे आसपास के इकोसिस्टम को कुछ भी हो, वो मेटल्स लेंगे, गोल्ड, सिल्वर, और चले जाएंगे। और यही सेम चीज़ हमारे डीप सी के संग भी हो रही है। साइंटिस्ट अपनी रिसर्च करना चाह रहे हैं जिससे कि वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकें क्लाइमेट चेंज और वहाँ के इकोसिस्टम को। और दूसरे लोग जो माइनिंग करना चाह रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस, वो अपनी ग्रीड के लिए कर रहे हैं जिससे उनको प्रॉफिट हो सके, इसलिए वो आसपास के उस इकोसिस्टम की परवाह नहीं करते। और जैसा कि गांधी जी ने भी अपनी कोर्ट में कहा है, द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड।
रिसर्च जो है वो हमारे नीड के लिए है, क्लाइमेट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए है, लेकिन जो ग्रीड है वो उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की है। यहाँ पे पहले से इन 32 कंट्रीज ने ओपनली कहा है कि हम डीप सी माइनिंग के अगेंस्ट हैं। इनका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप भी इस डीप सी माइनिंग को रोकना चाहते हैं तो मैंने ग्रीन पीस की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे जाके आप इस पेटिशन को फाइल कर सकते हैं। और इस बार का जो साल है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है डीप सी माइनिंग के लिए, क्योंकि इसी साल इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ये डिसाइड करेगी कि क्या हमें डीप सी माइनिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। और आप भी चाहिए और इस डीप सी माइनिंग को रोकने की पेटिशन को फाइल कीजिए। और ये मत सोचिएगा कि अरे एक पेटिशन कम हो जाएगी तो क्या, इतने सारे लोग तो हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक पेटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका योगदान इसमें बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।